मैं वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं आजकल, गोबरनेंस। मोदी की गवर्नेंस नहीं है, मोदी की गोबरनेंस है। तुमको तश्तरी में मिल गया पका पकाया, तुम साला ये बेच दो, वो बेच दो, LIC बेच दो, हाल में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। तेरे बाप ने बनाया था बे, दामोदर दास मोदी ने बनाया था, जो तू बेच रहा है। ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था। ये मोदी के संगी बाप दादा। ये तो पहले आके टीवी पे रोते थे, 550 हो गए घर में बैठो, अब 2.5 लाख हो गए बाहर निकलो। इससे बड़ा चार्ली नहीं देखा मैंने मोदी जैसा। मुझे याद है नरेंद्र मोदी, तुमने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर तुमने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तुम तो देश बेच रहे हो। चीन को लाल आंख दिखाएंगे, हैं मोदी जी क्या बोलते थे, हम लाल आंख दिखाएंगे। भाई गनुआ लाल कर दी चीन ने, और तुम साले कुछ कर नहीं सकते। नेहरू को गाली देते हो, जिस आदमी ने चीन को अपनी औकात दिखा दी थी, लाइन पे खड़ा कर दिया था ला करके। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी हूँ, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से। मैडम, जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, और जो माइग्रेंट्स से तो हम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में जेब खाली है, पेट खाली है, और जो योजनाएं हैं वो बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं। क्या कुछ मंथली तय किया है कि इतना डिस्बर्स करेंगे, कि टारगेटेड है कि इतना हमको काम शुरू करना है, तेजी से काम शुरू करना है? बैंक्स को कहा गया कि इतना हम बांटते जाएंगे। और दूसरा कि पहले दूसरे दिन तो बहुत अच्छा लोकल वोकल फॉर लोकल बात हुई, लेकिन उस दिन स्वदेशी जागरण मंच BMS ने सबने बहुत अप्रिशिएट किया, पर कल जो कोल माइन वगैरह सब बातें हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां जॉबलेस की तरफ ले जाएंगी, और वो स्वयं जो आपके विचार परिवार के हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। मुझे विश्वास है कि सदन की गरिमा की दिशा में जो भी आवश्यक है उसको करने में सभी सदस्य अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं। आपकी वेदना व्यथा प्रकट होती रहती है। हम सब कोशिश करेंगे, इस 250वें सत्र पे हम सब संकल्प लेंगे, विशेष करके हम लोग भी लेंगे, ताकि आपको कम से कम कष्ट हो, आपकी भावनाओं का आदर हो। आप अब चुप रहिए, बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? IIT किसने बनाई? MMT किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है, और कुछ नहीं किया है। मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आग बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ? सुनो, एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कहाँ थे तब? आज बात करते हैं, देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन संकट का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है किसान मजदूर। लेकिन ऐसे में किसान मजदूरों को राहत पहुंचाने की जगह सरकार ऐसे ऐलान कर रही है कि जिससे भारतीय मजदूर संघ बेहद नाराज है। संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं।
आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के निजीकरण और विनिवेश के बड़े ऐलान के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के नेता नाराज हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मजदूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी ने एनडीटीवी से बातचीत की और कहा कि हम पूरे देश में 10 जून से विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू करने जा रहे हैं। मोदी सरकार सुधार के नाम पर मजदूर विरोधी फैसला कर रही है। ये रिफॉर्म पैकेज देश के हित के खिलाफ है। सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मारना चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने तय किया है कि वो देश में मोदी सरकार के खिलाफ सेव पब्लिक सेक्टर, सेव इंडिया मुहिम शुरू करेंगे। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को बेचने का देश भर में विरोध शुरू होगा। रेलवे और डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन का फैसला गलत है। कोयला सेक्टर का व्यवसायीकरण मजदूर के हित में नहीं है। बीएमएस का मानना है कि डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एफडीआई गलत है। भारतीय मजदूर संघ के अलावा देश के 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन भी अब लामबंद हो गए हैं और सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कुल मिलाकर अब ये तय है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटी सरकार अब एक और मोर्चे पर घिरती नजर आ रही है। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, जूं तक आवाज नहीं आ रही है। 60 सालों से जिद कर रहे थे साहब कि सरकार हम चलाएंगे, सरकार हम चलाएंगे, सरकार हम चलाएंगे। अब 6 साल में ही कहने लगे आत्मनिर्भर बनो। ऐसे ही चलाओगे साहब। कोई विपक्ष विरोध करता है तो उसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए बीएमएस यूनियन के लोग हैं और जब हम सरकार को चिताते हैं तो सरकार भी मजबूर होगा। इस सरकार को हम नहीं बनाया ना। क्या एयर कंडीशन वाले और हवाई जहाज से जिसको हम लेके आ रहे हैं, क्या वो वोट देने आते हैं? हमारी जो सरकार की नीतियां हैं वो केवल उद्योगपति को करती है। 20 तारीख तो ये वार्निंग डे है। यदि आप नहीं चेतोगे तो 30-31 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन कभी हमें ये नहीं था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि आप हमारे सारे अधिकार खत्म कर देंगे। हम आपको चिता रहे हैं, ये हमारा पहला एजिटेशन है। इसके बाद यदि आप नहीं मानोगे तो हम रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। अभी सरकार डिसीजन ले रही है, ये बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, ये तो जंगल राज है। रही है। आप मीडिया खरीद सकते हो, देश की जुबान को नहीं खरीद सकते हो। ये लोग कितने बेशरम लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश में पहली बार इतने घटिया स्तर के प्रधानमंत्री जी मिले हैं। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का नहीं गिरता। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करती, लेकिन इसे एक ईमानदार नागरिक होने के नाते सुनिएगा। मोदी जी 60 साल मत चिल्लाया करो। देश और जनता को उल्लू मत समझो। आप उस देश के प्रधानमंत्री हो जो देश 300 साल तक गुलाम रहा था, जिस देश को अंग्रेजों ने लूट खसोट कर इस देश की बागडोर को कांग्रेस को सौंपी थी। 1947 में देश में सुई तक नहीं बनती थी। सारा देश राजा रजवाड़ों के झगड़ों में बटा हुआ था। देश में मात्र 50 गांव में बिजली थी। पूरे राजस्थान मात्र में 20 राजाओं के पास फोन था। किसी गांव में नल नहीं थे। पूरे देश में मात्र 10 बांध थे। सीमाओं पे मात्र कुछ सैनिक थे। 4 विमान थे, 20 टैंक थे। देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थी। खजाना खाली था। ऐसे बदहाल में हमारा हिंदुस्तान कांग्रेस को मिला था। इन 60 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में विश्व की सबसे बड़ी ताकत यानी सबसे बड़ी सेना तैयार की। हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्ट्रियां, लाखों गांव में बिजली, हजारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण, परमाणु बम, हर हाथ में फोन, हर घर में मोटरसाइकिल वाला मजबूत देश इन 60 सालों में तैयार करके दिया है कांग्रेस ने। भारत ने पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत की है। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई इतिहास रच दिए, जिसकी वजह से भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है।
भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है। भारत एशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है। भारत ने भागड़ा और रिहंद जैसे बांध भी बन चुके हैं। देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर चुका है। देश में तारापुर परमाणु बिजली घर शुरू हो चुका है। देश में कई दर्जन एम्स, IIT, IIMS और सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। नेहरू ने नवरत्न कंपनियां स्थापित कर दी गई है। कई सालों पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को लाहौर के अंदर तक घुसकर मारा था और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। पंडित नेहरू पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी कर दी थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था। तब भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ लिया था। देश अनाज के बारे में आत्मनिर्भर हो चुका था। भारत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक बनाने लगा था। राजीव गांधी ने देश के घर घर में टीवी पहुंचा दिया था। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन और सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। जब मोदी प्रधानमंत्री जी की शपथ ले रहे थे तब तक भारत सर्वाधिक विदेश मुद्रा के कोष वाले प्रथम 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इनके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, GSLV, मेट्रो, मोनो रेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ढेरों मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, दर्जनों परमाणु संयंत्र, चेतक हेलीकॉप्टर, मिग, तेजस ड्रोन, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, मिसाइल युक्त विमान, INS विक्रांत, विमान वाहक, ये सब उपलब्धियां देश ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हासिल कर ली थी। हर जागरूक नागरिक की तरह इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी और उनके जुमले गलत साबित हो सके। जी बार बार उनका पूछना कि 60 सालों में क्या हुआ तो उन्हें पता चल सके और अंधभक्तों की आंखों से पट्टी उतर सके। बताइए मुझे, आपके गांव में जो गरीब है उसकी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? 60 साल में उसके जीवन में कोई बदलाव आया है? जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजी रोटी का प्रबंध हुआ है? जिस खेत को पानी चाहिए उसे पानी मिला है? जिस बीमार को दवाई चाहिए दवाई मिली है? भाइयों बहनों, क्या इस देश पे राज करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब देते हैं। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। कोई रो रहा है क्या? अकेली कांग्रेस रो रही है। उनका 4 पीढ़ी का जमा कराया चला गया, आंसू नहीं सूख रहे। अरे जवान जोध बेटा मर जाता है तो भी बूढ़ा बाप साल भर में संभल जाता है। इनका कितना लूट गया होगा कि 2-3 साल के बाद भी अभी संभल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक भी व्यक्ति नोटबंदी को लेकर रो रहा है क्या? मैं तो रो रही हूँ। भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। हमारे हस्बैंड तो नोटबंदी में गए, कुछ पैसे भी नहीं था। ये आज 50,000 है, इतनी जिंदगी में कमाया, ये जब पैसा जमा करवाने गया इसके पीछे न लाइन में गुजरे हैं, पैसे के पीछे न लाइन में गुजरे हैं, पुराने नोटों की वजह से। बीजेपी वाले कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। बीजेपी वाले तो आए ही नहीं पूछने के लिए।
प्रधानमंत्री के भाषणों में तो वीणा देवी अपने पति की मौत से उबर चुकी होंगी, मगर शुक्रिया उस मकान मालिक का जो वीणा देवी से किराया नहीं लेते हैं। शुक्रिया उनके भाई का जो अपनी मामूली कमाई से बहन को कुछ भेज देते हैं। काश प्रधानमंत्री वीणा देवी के घर जाकर यह भाषण देते कि जिसका पति मर जाता है वो भी साल भर में संभल जाती है। आज कोई रो रहा है क्या? अकेली कांग्रेस रो रही है, ये परिवार रो रहा है। क्यों? उनका 4 पीढ़ी का जमा कराया चला गया, इसलिए रो रहे हैं, आंसू नहीं सूख रहे। अरे जवान जोध बेटा मर जाता है तो भी बूढ़ा बाप साल भर में संभल जाता है। इनका कितना लूट गया होगा कि 2-3 साल के बाद भी अभी संभल नहीं पा रहे हैं। सुदामा डी वासरी प्रबंधन और कंपनी के उच्च अधिकारी एक साजिश के तहत अंदर खाने सुदामा डी वासरी को बंद करने का खेल शुरू कर दिए हैं, जिसके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा के नेता और मजदूरों के सुदाम डी वासरी गेट के समक्ष गेट मीटिंग का आयोजन किया और जोरदार ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने प्रबंधन से मांग किया है कि अगर प्रबंधन वासरी में थोड़ा बहुत भी काम सही ढंग से करा देती है तो अभी काफी वर्षों तक उत्पादन करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कल से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोगों को उच्च प्रतिबंध या आश्वासन न दे कि वासरी बंद नहीं होगी। वहीं वक्ताओं ने कहा कि वासरी बहुत ही मजबूत स्थिति में आने वाले 20 वर्षों तक इसे देखना नहीं होगा। प्रबंधक थोड़ी सी मरम्मत करा दे तो कंपनी चल पड़ेगी और कंपनी में किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं है। बीसीसीएल प्रबंधन तत्काल पहल करे, नहीं तो हम लोग जोरदार ढंग से आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो सीसीडब्ल्यू में भी धरना प्रदर्शन कर कंपनी को बंद नहीं होने दिया जाएगा। ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, इंटक प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, दिग्विजय सिंह जी, शीला दीक्षित जी, अशोक सिंह जी, इंटक के वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। न कोई संदेश स्थित दामोदर करगली घाट पर 11 बजे हम लोग उनका अंतिम संस्कार। जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। उनके निधन पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। जनरल सेक्रेटरी इंटक, ट्रेड यूनियन के हमारे लीडर्स, कांग्रेस के हमारे लीडर्स, मीडिया के हमारे मित्र, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। रेड्डी जी, आपने कहा कि मैं आपके सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूं। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाषण के बाद मेरे इमोशन of सुनने के बाद आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब कोई दिल की बात करता है तो हर एक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, लोगों को बात समझ आ जाती है। आजकल खबर एक दिन की होती है। फेसबुक और ट्विटर के दिन हैं, सेल्फी के दिन हैं। लोग बेचैन हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब शब्दों के इस्तेमाल लोगों की कल्पना बताने के लिए किया जाता है, मगर उन शब्दों के पीछे क्या भाव है उसकी चर्चा नहीं की जाती। कुछ दिन बाद नए शब्द बोले जाते हैं और देश का ध्यान एक शब्द से दूसरे शब्द पर चला जाता है। मगर अगर एक नागरिक अपने आप से पूछे
क्या हुआ तो एक सन्नाटा सा छा जाता है, शब्द खोखले से लगने लगते हैं। अच्छे दिन से शुरुआत हुई, उसके बाद स्वच्छ भारत चालू हुआ, फिर थोड़े दिन बाद स्मार्ट सिटीज की बात हुई, फिर मेक इन इंडिया, फिर डिजिटल इंडिया, और अब जाकर हम एक्सेसिबल इंडिया तक पहुंच गए हैं। भगवान जाने इसके बाद नया शब्द, कौन सा नया शब्द जादू से उभरेगा। शब्द बहुत मजेदार होते हैं, ये जितना बताते हैं उतना छुपाते भी हैं। ग्रोथ शब्द अक्सर सुनाई देता है, प्रगति शब्द सुनने में मिलता है, विकास, डेवलपमेंट, इन सब का बहुत प्रयोग होता है। हम अक्सर इन शब्दों को हकीकत मान लेते हैं, मगर ग्रोथ, प्रोग्रेस, इन शब्दों के पीछे क्या छुपा हुआ है, ये सच्चे सवाल है। ग्रोथ किसके लिए, प्रगति किसकी, विकास किसका, डेवलपमेंट किसका, ये सच्चे सवाल है। ग्रोथ का फायदा किसे मिल रहा है? क्या केवल 20-25 अरबपति बन रहे हैं? क्या कुछ गिने चुने लोग अपने प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और मजदूर बस का टिकट भी नहीं खरीद पा रहा है? क्या आम नागरिक को आत्मसम्मान मिल रहा है? क्या हमारे मजदूर झुग्गी में रहकर गंदा पानी पी रहे हैं, या उनके बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिल रहा है? घर के पास स्कूल है, या फिर घर के पास गंदी नाली और कचरा है? क्या चोट लगने पर हमारे मजदूरों का इलाज हो जाता है, या फिर बिना दवाई को उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? ये सब सवाल जीडीपी, ग्रोथ, विकास, इन शब्दों के पीछे छुपे रहते हैं। सही बात है ना? प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत नए शब्द दिए हैं, मैं उन सब पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बहुत समय लगेगा, आपका मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। मगर मेक इन इंडिया पे मैं जरूर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूं। जो भी इस देश में बनता है वो आप लोग बनाते हो, आपको इसका फायदा नहीं मिलता, मगर हर चीज जो बनती है, हर सर्विस जो हमें मिलती है, आप इस देश के मजदूर इस देश को देते हो, हमें देते हो। इसलिए शुरू करने से पहले मैं आपको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं केवल अपने और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि पूरे देश के तरफ से आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खून, पसीने और आंसुओं की पूरी देश इज्जत करता है। मैं इंटक को और इस हॉल में आप सबको मजदूरों की रक्षा करने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जो आपने कांग्रेस पार्टी और इंटक के रिश्ते के बारे में कहा, मैं स्टेज से आपको उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। इंटक कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है और हम इसको कांग्रेस पार्टी के संगठन में
सही जगह देंगे। आप सबको हम कांग्रेस पार्टी में स्थान देंगे। इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आने वाले समय में आपके मेंबर्स को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में देखना चाहता हूं। और सिर्फ लोकसभा विधानसभा में नहीं, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में भी मैं आपको देखना चाहता हूं। और सिर्फ नगर पालिका और पंचायतों में नहीं, मंत्रिमंडलों में भी आपको देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का विजन इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का है। वो सोचते हैं कि इंडिया चाइना के साथ कंपटीशन कर सकता है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं। दुख की बात है कि हमारी सहमति यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है उसके बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि भारत का मजदूर बेईमान है, भारत का मजदूर कामचोर है और उसे सिर्फ लाठी मारकर काम कराया जा सकता है। उन्हें लगता है कि लेबर लॉज को कमजोर करने की जरूरत है और मजदूरों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ताकि डिसिप्लिन करने के बाद वो काम करें। वो चाहते हैं कि मजदूर अपने घुटने टेक दे। यदि आप राजस्थान, गुजरात और अब हरियाणा में जो कानून बन रहे हैं उन्हें देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि हायर एंड फायर और यूनियंस को कमजोर करने से मजदूर काम करने लगेंगे। सरकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, मगर सरकार ने और मोदी जी ने मजदूर को अकेला छोड़ दिया है। मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, भारत का मजदूर ना कामचोर है ना इनडिसिप्लिन। भारत मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए पीछे है क्योंकि भारत का मजदूर डरा हुआ है। वो डर के जीता है और वो डर के मरता है। आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, मजदूर को जब तक अपने भविष्य के बारे में डर होगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। उसको आप उसके बच्चों का भविष्य दिखा दीजिए और फिर देखिए वो हिंदुस्तान को कहां पहुंचाता है। उसे आने वाले कल के बारे में नहीं पता होता। आप इस डर को मिटा दीजिए मोदी जी, और फिर देखिए चीन कहां रह जाता है और हिंदुस्तान कहां चला जाता है। मैं नहीं मानता कि सरकार का काम मजदूरों से जबरदस्ती काम कराने का है। मजदूरों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तभी संभव है जब सरकार एक जज का काम करेगी, ना कि पूंजीपतियों के एडवोकेट का। लेकिन हर पार्टनरशिप की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एक शुरुआत होती है। मेरे हिसाब से वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि आप देश को अपना खून, अपना पसीना और अपने आंसू देते हो। मुझे ऐसा हिंदुस्तान मंजूर है जहां आप अपना पसीना, जितना आप अपना पसीना देना चाहते हो आप दे सको। मगर मुझे ऐसा हिंदुस्तान मंजूर नहीं है जहां आपको अपना खून और अपना पसीना, अपने आंसू देने पड़े। हम इस देश को आपके खून और आपके आंसू से नहीं बनाना चाहते। मैं आपका खून और आपके आंसू नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहता हूं जिसमें हम आपसे आपके बच्चों का भविष्य छीन लें। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए एक सेफ्टी नेट तैयार किया था। मोदी जी उस सेफ्टी नेट
को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ रहे हैं। मोदी जी, मजदूरों की जॉब सिक्योरिटी घटाकर उनसे बेहतर काम नहीं कराया जा सकता। यूनियन बनाना मुश्किल करने से मजदूरों की समस्या नहीं हल होगी। बेसिक नेसेसिटीज खत्म करने से मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। पानी, टॉयलेट, सुरक्षा के उपाय, 8 घंटा काम और ओवरटाइम काम के लिए पेमेंट को हटाने से मजदूर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर डालकर उनसे आप ज्यादा काम नहीं निकाल सकते। मोदी जी, मुझे नहीं पता आपको इन मुद्दों पर कौन सलाह दे रहा है, मगर आपको थोड़ा समय उन लोगों के साथ भी बैठना चाहिए जो मजदूरों को समझते हैं, क्योंकि जो आपको आज सलाह दे रहे हैं वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आपके हाथ में वोट था, आपने फकीर को दे दिया। फकीर के हाथ में कटोरा था, वो आपको पकड़ा दिया। हिसाब बराबर। तकलीफ में कोई कमी हो तो बताना भैया।